दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक कहानी कविता की। सोना भाभी। कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनना। सोना भाभी वैसे तो कविता की भाभी थी। कविता जो स्कूल में मेरी सहपाठिनी थी और हमारे घर भी एक ही गली में थे। कविता के साथ मेरा दिन रात का उठना बैठना ही नहीं, उस घर से मेरा पारिवारिक संबंध भी रहा था। शिवेन भैया दोनों परिवारों में हम सब भाई बहनों में बड़े थे। जब सोना भाभी ब्याह कर आई तो मुझे लगा ही नहीं कि वह मेरी अपनी सगी भाभी नहीं थी। सोना भाभी का नाम उषा था। उनका पुकारने का नाम भी सोना नहीं था। न हमारे घर बहू का नाम बदलने की कोई प्रथा ही थी, पर चूंकि भाभी का रंग सोने जैसा था, अंततः हम सभी भाई बहन यूं ही उन्हें सोना भाभी बुलाने लगे थे। बस वह हमारे लिए उषा नहीं, सोना भाभी ही बनी रही। सुंदर नाक नक्श, बड़ी बड़ी भावपूर्ण आंखें, मधुर गान और सबसे बढ़कर उनका उपनत से भरा व्यवहार था। उनके साथ का बना भोजन खा स्वाद से भरा होता था और उसे खिलाने की जो चिंता उनके चेहरे पर झलकती थी, उसे देखकर हम उनकी ओर बेहद आकृष्ट होते थे। शिवेन भैया अभी इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे कि उन्हें माता पिता ही नहीं, दादा दादी के अनुरोध से विवाह बंधन में बंधना पड़ा। पढ़ाई पूरी करके वह दिल्ली चले गए, फिर वहीं रहे। हम लोग भी अपने अपने विवाह के बाद अलग अलग शहरों में रहने लगे। कभी किसी खास आयोजन पर मिलते तो सोना भाभी का प्यार हमें स्नेह से सराबर कर देता। उनका स्नेहिक आतिथ्य हमें भाव विभोर कर देता था। आखिरी बार जब सोना भाभी से मिलना हुआ, उस समय उन्होंने सलवार सूट पहना हुआ था। वह मेरे सामने आने में झिझकी। मैं ड्राइंग रूम में बैठने वाली तो नहीं थी। भागकर दूसरे कमरे में पहुंची तो वह साड़ी पहनने जा रही थी। मैंने छूटते ही कहा, यह क्या भाभी, आज तो आप बड़ी सुंदर लग रही हो, खासकर इस सलवार सूट में। नहीं, उन्होंने जोर देते हुए कहा। मैंने उन्हें सह दी। भाभी, आपकी कमसीन छरहरी काया पर यह सलवार सूट तो खूब फब रहा है। नहीं माया, मुझे संकोच लगता है, बस 2 मिनट में। पर क्यों? आजकल तो हर किसी ने सलवार सूट अपने पहनावे में शामिल कर लिया है। यहाँ तक कि उन बूढ़ी औरतों ने भी, जिन्होंने पहले कभी सलवार सूट पहनने के बारे में सोचा तक नहीं था। सुविधाजनक होता है ना भाभी, फिर रख रखाव में भी साड़ी से आसान है। यह बात नहीं है माया, मुझे कमर में दर्द रहता है तो सब ने कहा कि सलवार सूट पहना करो, ताकि उससे कमर अच्छी तरह ढकी रहेगी तो वह हिस्सा गर्म रहेगा। हाँ भाभी, सो तो है। मैंने हामी भरी, पर मन में सोचा कि सबकी देखा देखी उन्हें भी शौक हुआ होगा तो कमर दर्द का एक बहाना कर लिया है। सोना भाभी ने इस हंसी मजाक के बीच अपनी जादुई उंगलियों से खूब स्वादिष्ट भोजन बनाया। इस बीच कई बार मोबाइल फोन की घंटी बजी और भाभी मोबाइल से बात करती रही। कोई खास बात न थी। हाँ, शिवेन भैया आ गए थे। उन्होंने हंसी हंसी में कहा कि तुम्हारी भाभी को उठने में ढेर लगती थी। फोन बजता रहता था और कई बार तो बजते बजते कट भी जाता था। इसी से इनके लिए मोबाइल लेना पड़ा। साल भर बाद ही सुना कि सोना भाभी नहीं रही, उन्हें कैंसर हो गया था। सोना भाभी के साथ जीवन की कई मधुर स्मृतियाँ जुड़ी हुई थी, इसीलिए दुख भी बहुत हुआ। लगभग 5 सालों के बाद कविता से मिली, जब भी हम दोनों की बातों में सोना भाभी ही केंद्रित थी। बातों के बीच अचानक मुझे लगा कि कविता कुछ कहते कहते चुप हो गई थी। मैंने कविता से पूछ ही लिया, कविता, मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ कहते कहते चुप हो जाती हो, क्या बात है? हाँ माया, मैं अपने मन की बात तुम्हें बताना चाहती हूँ, पर कुछ सोचकर झिझकती भी हूँ। बात यह है कि एक दिन सोना भाभी से बातों बातों में पता लगा कि उन्हें
प्रायः रक्तस्राव होता रहता है। भाभी बताने लगी कि पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। 50 से 5 साल ऊपर की हो रही हूँ। भाभी पहले से भी सुंदर कोमल लग रही थी। बालों में एक भी रजत तार नहीं था, वह भी बिना किसी ड्राई के। वह इतनी अच्छी लग रही थी कि मेरे मुंह से निकल गया, भाभी आप चिरो यौवना है न, इसीलिए देखिए आपका रंग पहले के मुकाबले और भी निखरा निखरा लग रहा है और चेहरा पहले से भी कोमल सुंदर। आप बेकार में चिंता क्यों कर रही है। यही कथन, यही सोच मेरे मन में आज भी कांटा सा चुभता रहता है। क्यों नहीं उस समय उन पर जोर दिया था कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है वह ठीक नहीं है, आप डॉक्टर से परामर्श ले। क्यों झूठ परिहास कर बैठी थी। मुझे भी उनके कमर दर्द की शिकायत याद आई। मैंने भी तो उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया था। मन में सोचकर मैं खामोश हो गई। भाभी और भैया दोनों ही अस्पताल जाने से बहुत डरते थे, या यूँ कहें कि कतराते थे। शायद कुछ कटु अनुभव हो। वहाँ बात बात में लाइन लगाकर खड़े रहना, नर्सों के डांट डपट, बेरहमी से सुई घुसेड़ना, वार्डन की तीखी उपहास करती सी नजर, डॉक्टरों का सूक्ष्म व्यवहार आदि से बचना चाहते थे। भाभी को सबसे बढ़कर डर था कि कैंसर बता दिया तो उसके कष्टदायक उपचार की पीड़ा को झेलना पड़ेगा। उन्हें मीठी गोली में बहुत विश्वास था। वह होम्योपैथिक दवा ले रही थी। माया, बहुत सी महिलाएं अपने दर्द का बखान करने लगती है तो उनकी बातों की लड़ी टूटने में ही नहीं आती। कविता बोली, उनके बयान के आगे तो अपनों को हो रहा है भीषण दर्द भी बहना लगने लगता है। सोना भाभी को भी मैंने ऐसा ही समझ लिया। उनसे हंसी में कही बात आज भी मेरे मन को सालती है कि कहीं उन्होंने मेरे मुँह से अपनी काया को स्वस्थ कहे जाने को सच ही तो नहीं मान लिया था और गर्भाशय के अपने कैंसर के निदान में देर कर दी थी। माया, लगता यही है कि उन्होंने इसीलिए अपने पर ध्यान नहीं दिया और इसे ही सच मान लिया कि रक्तस्राव होते रहना कोई अनहोनी बात नहीं है। सुनते ही कि हार्मोन बेग्रह के इंजेक्शन से यौवन लौटाया जा रहा है, पर भाभी के साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं यहीं पर अपनों को अपराधी मानती हूँ। यह मैं किसी से बता न सकी, पर तुमसे बता रही हूँ। भाभी मेरी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करती थी। 3-4 महीने भी नहीं बीते थे जब रोग पूरे शरीर में फैल गया। सोने सी काया स्वाहा होने लगी। अस्पताल के चक्कर लगने लगे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे भी याद आने लगा जब मैं अंतिम बार उनसे मिली थी। मैंने भी उन्हें कहा गंभीरता से लिया था। माया, तुम कहानियाँ लिखती हो ना। कविता बोली, मैं चाहती हूँ कि सोना भाभी के कष्ट की, हमारी दुख की, मेरे अपने मन की पीड़ा तुम लिख दो, ताकि जो भी महिला कहानी पढ़े वह अपने पर ध्यान दे और ऐसा कुछ हो तो शीघ्र ही निदान करा ले। कविता बिलख रही थी। मेरी आंखें भी बरस रही थी। उसे सांत्वना देने वाले शब्द मेरे पास नहीं थे। वह मेरी भी तो बहुत अपनी थी। कविता का अनुरोध नहीं टाल सकी हूँ तो इसीलिए मैंने भी उसकी व्यथा कथा लिख रही हूँ। दोस्तों, कहानी अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। जल्दी और एक कहानी लेकर आऊँगा। नमस्ते।